मनपा की मलाई को लेकर शिवसेना बीजेपी में खींचतान। बेस्ट शिक्षण सुधार और स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में सत्ताधारी के झगड़े का फायदा उठाएगी। बेंगलुरु में बीजेपी के महामंथन शिविर का आज आखिरी दिन। नाराज चल रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मार्गदर्शन भाषण देने से किया इनकार। ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा। गोवा में फैब इंडिया शोरूम के 4 कर्मचारी गिरफ्तार। स्मृति ईरानी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। देश भर में अन्य शोरूमों की जांच शुरू। तंबाकू पर बीजेपी सांसद का बेतुका बयान। अहमदनगर में भाजपा के सांसद दिलीप गांधी ने कहा कि तंबाकू हाजमा के लिए लाभदायक। तंबाकू से कैंसर होने संबंधी रिपोर्ट पर भी गांधी ने उठाया था सवाल। और ईद का जवाब पत्थर से। भारतीय समुद्री सीमा में घुसने वाले 6 श्रीलंकाई मछुआरे गिरफ्तार। श्रीलंका ने इससे पहले कई भारतीय मछुआरों को किया था गिरफ्तार। नमस्कार, लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाले 6 श्रीलंकाई मछुआरों को इंडियन कोस्टल के जवानों ने गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका की नौसेना ने 37 भारतीय मछुआरों को अपनी समुद्री सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर उनकी नौकाओं को जब्त कर लिया था। इस बारे में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला ने कहा कि हमारे जल क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय मछुआरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके कारण श्रीलंकाई सेना अब भारतीय मछुआरों को कथित रूप से जल क्षेत्र उल्लंघन का आरोप लगाकर पकड़ रही है। इसके जवाब में इंडियन कोस्ट गार्डों की टीम भी अब समुद्री छोरों में मुस्तैदी से श्रीलंकाई मछुआरों पर कार्रवाई करने में जुट गई है, जो भारतीय सीमा में घुसकर मछली पकड़ने का काम किया करते थे। अगली खबर, इस शताब्दी का सबसे कम अवधि का पूर्ण चंद्र ग्रहण आज पूरे भारत में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण 3:45 पर शुरू होगा और 7:14 तक रहेगा। इसके बाद 2141 में दिखाई देगा ऐसा चंद्र ग्रहण। एक बड़ी खबर, 4 अप्रैल यानी आज का दिन खग्रास चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। खग्रास चंद्र ग्रहण आज के दिन दिखाई देगा। 4 अप्रैल 2015 को पूर्ण चंद्र ग्रहण का विवरण और राशियों का प्रभाव। ज्योतिष मान रहे हैं कि यह चंद्र ग्रहण हनुमान जयंती के दिन 15 साल बाद पड़ा है। जैसे कि आज ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा। भारतवर्ष के कई हिस्सों में इसे आसानी से देखा जा सकता है। और आज हनुमान जयंती का पर्व है और आज के ही दिन यानी 15 साल बाद हनुमान जयंती और पूर्ण चंद्र ग्रहण का दिखना, यह एक बड़ी बात कही जा सकती है। इससे राजनीतिक लोग, अभिनेता, प्रचारकों को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रहण के चलते शहर समेत जिले भर के हनुमान मंदिरों में जो पट हैं वो बंद रखे जाएंगे, तो कुछ में ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ की शुरुआत कर दी जाएगी। जैसे कि आज सुबह भोर होते ही कई मंदिरों में पूजा पाठ और पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से दिखाई दी, जिसके बाद जब चंद्र ग्रहण का मौका होगा तो हनुमान के मंदिरों के पाठ जो हैं वह बंद कर दिए जाएंगे। इस ग्रहण के सूतक तड़के 3:46 के आसपास शुरू हुआ है, जो कि पूरे दिन भर रहेगा। 4 अप्रैल का चंद्र ग्रहण राजनीतिक और अभिनेताओं के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। ये ज्योतिष विद्या कहती है कि आज का जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वह राजनेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए अशुभ माना जा सकता है। शाम को 7:15 के आसपास चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। सूतक लगने के साथ ही हनुमान मंदिरों में पट बंद कर दिए जाएंगे। दोष से बचने को करे पूजा अर्चना। हनुमान जयंती के दिन पड़ने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण दोषप्रद होता है। इसके अलावा वर्तमान फसल और आगामी शीतकालीन फसल के लिए चंद्र ग्रहण दोषप्रद है। इससे बचने के लिए लोगों को स्नान, दान, जप, स्तुति, पाठ, मंत्र जाप, शाबर मंत्र सिद्धि, आराधना, इष्ट सिद्धि और हवन जैसे कार्यक्रमों को करना चाहिए। इस दिन हनुमंत आराधना का विशेष महत्व माना गया है।
4 अप्रैल 2015 को पूर्ण चंद्र ग्रहण का विवरण और राशियों पर प्रभाव। इससे पहले 25 अप्रैल साल 2013 में अल्प खग्रास चंद्र ग्रहण, 15 अप्रैल 1995 को ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण और 2 अप्रैल 1996 को खंडग्रास चंद्र ग्रहण हनुमान जयंती के अवसर पर मनाए गए थे। आपको बता दें इसी दिन चंद्र ग्रहण था। बात करें चाहे साल 2013 की, बात करें यदि साल 1995 की या फिर साल 1996 की, इस जब जब चंद्र ग्रहण दिखाई दिया तब तब हनुमान जयंती का पर्व था। शनिवार का दिन है आज 4 अप्रैल 2015 को चंद्र ग्रहण भारत सहित अन्य देशों में भी दिखाई देगा। इस दिन जातक को विशेष रूप से शनि की ढैया और 7.5 से बचने के लिए हनुमान की उपासना करनी चाहिए। 4 अप्रैल 2015 को चंद्र ग्रहण भारत सहित अन्य देशों में भी दिखाई देगा। मंगल दोष निवारण के लिए भी हनुमंत उपासना सबसे फलदायी साबित होगी। अल्प खंडग्रास चंद्र ग्रहण कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में होगा। ग्रहण सुबह 3:45 माफ कीजिएगा, दोपहर यानी सायंकाल 3:45 के आसपास से लेकर 7:15 पर यह समाप्त होगा। इसलिए पर्वकाल 3 घंटे 33 मिनट तक और सूतक 9 घंटे तक रहने की बात सामने आ रही है। अगली खबर यमन से लौट रहे भारतीय मूल के रहवासियों की है। जी हां, यमन से बचाकर लाए गए 538 भारतीय नागरिक जब एयरफोर्स के विमान से भारत पहुंचे तो उनके चेहरे पर राहत साफ तौर पर नजर आ रही थी। इनमें से 190 ऐसे लोग थे जिनको रेलवे के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक रवाना किया गया, तो उनकी खुशी साफ झलक रही थी। सेंट्रल रेलवे ने इसके लिए मुंबई एयरपोर्ट पर ही टिकट की व्यवस्था की थी। 75 लोगों को विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से उनके मूल गांव रवाना किया गया। यमन से भारतवर्ष लौटे भारतीयों ने सरकार, सेना और रेलवे की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यमन में फंसे तकरीबन 4000 भारतीयों को सेना ने जिबूती से निकालकर स्वदेश पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। और अब इसी के साथ जिस तरीके से अशांत यमन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने को लेकर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि यमन की राजधानी सना से हवाई मार्ग के जरिए भारतीयों को निकालने का एक अभियान शुरू किया जा सकता है। फिलहाल यमन के बंदरगाह अल होदीदाह से तकरीबन 306 भारतीयों को लेकर नौसेना का एक जहाज जिबूती के लिए रवाना हो गया। इनमें 251 पुरुष, 38 महिलाएं और 17 बच्चों का समावेश रहा। वहां से विमान से लोगों को स्वदेश लाया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके कहा कि संकटग्रस्त यमन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सितांशु कार ने ट्वीट किया है कि वायुसेना का एक और ग्लोब मास्टर C-17 परिवहन विमान जो है वह भारत के जामनगर से जिबूती पहुंच रहा है। INS सुमित्रा के शुक्रवार दोपहर जिबूती पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी और उसी के तर्ज पर यह पहुंच भी गई है। अब सवाल यह उठता है कि जिन भारतीय मूल के नागरिकों के परिजन यमन में वास्तव्य कर रहे थे तो वहां की स्थिति विकटजनक हो चुकी है, जिसके बाद भारतीय मूल के लोगों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए इस मामले में इनिशिएटिव लेकर तमाम भारतीय मूल के लोगों को भारत पहुंचाने का काम बदस्तूर जारी है। और इसी के साथ साथ उन तमाम लोगों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए जिनके परिजन यमन में फंसे हुए थे। और यमन में तकरीबन 519 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, जबकि 334 ऐसे लोग हैं जो मुंबई लौटे। और इसके अलावा 1900 लोगों को यानी 1900 के आसपास भारतीय मूल के लोगों को एक बार फिर भारत लाने की मुहिम तेज कर दी गई है। संकटग्रस्त यमन में भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए चलाए गए सरकार के एक बड़े अभियान के तहत 190 भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान शुक्रवार की देर रात और शनिवार तड़के जो मंजर, जो दृश्य आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बॉम्बे के एयरपोर्ट का है।
छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह विमान उतरा, जिसके बाद डरे और सहमे भारतीयों को जब उनके परिजनों ने एयरपोर्ट प्रांगण में देखा तो उनके चेहरे खिल गए। उनके चेहरे पर खुशी का भाव साफ तौर पर झलक रहा था। मुंबई में इस्कॉन संस्थान द्वारा आयोजित गीता चैंपियन लीग प्रतियोगिता जीतकर मीरा रोड की मरियम सिद्दीकी ने एक नया इतिहास रच दिया है। जी हां, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता के ज्ञान को लेकर 3000 प्रतियोगितों का 15 मार्च को टेस्ट लिया गया, जिसमें छठी क्लास की मरियम ने सबको हराते हुए अव्वल स्थान हासिल कर लिया। इस बारे में मरियम सिद्दीकी का कहना है कि मैं खाली समय में हर धर्म की किताबों को पढ़ा करती हूं, इसके लिए मेरे माता पिता भी मेरा खूब सहयोग करते हैं। तो ये अद्भुत खबर कही जा सकती है। एक मरियम नाम की लड़की जो छठी क्लास की छात्रा है, उसने इस्कॉन ट्रस्ट की तरफ से आयोजित भागवत गीता एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसके बाद मरियम ने सबको चौंका कर रख दिया। 12 वर्ष की मरियम सिद्दीकी वैसे तो अपने क्लास की टॉपर्स में शुमार हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता की एक प्रतियोगिता में पहले पायदान पर पहुंचकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया, हतप्रत कर दिया। छठी क्लास में पढ़ रही इस मुस्लिम लड़की ने इस्कॉन की ओर से आयोजित किए गए गीता चैंपियंस लीग कॉन्टेस्ट में 3000 प्रतियोगितों को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। एक तरफ जहां धर्म के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी पेश की जा रही है। इसी क्रम में 12 साल की एक मुस्लिम लड़की ने कमाल कर दिया, सबकी वाहवाही लूटी। एक छोटी सी बच्ची सौहार्द का मतलब कितना बखूबी समझती है, यह उसके द्वारा कही गई 2 लाइनों से ही साफ हो जाता है। जो 2 लाइनें हैं वो इस प्रकार हैं, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। तो यह लिखावट उस 12 साल की लड़की की है जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, लेकिन इसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। हिंदू धर्म ग्रंथ के भागवत गीता की प्रतियोगिता में इसने सबके दांत खट्टे कर दिए, लोगों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। हमेशा से ही मेरी धर्मों में दिलचस्पी रही है और अक्सर ही फ्री टाइम में मैं ऐसी किताबें पढ़ने बैठ जाती हूं, इसलिए जब टीचर ने इस कॉन्टेस्ट के बारे में बताया तो मुझे लगा कि यह गीता पढ़ने और समझने का अच्छा मौका होगा। मेरे पेरेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लेने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाया। धन्य है ऐसे माता पिता और धन्य है ऐसी बेटी जिन माता पिता ने अपने इस बेटी की हौसला अफजाई की। तो उस हौसला अफजाई का आलम यह रहा कि इस 12 साल की बच्ची ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुस्लिम समाज की यह लड़की मरियम, जिसने गीता ज्ञान को इतनी बारीकी से लोगों के सामने रखा कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार फिर हम आपको बता दें, 2 लाइन लिखा इस 12 साल की मुस्लिम कन्या ने, जिसने कमाल किया है। ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाएं, यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मैं रीड किए जो मोरल ऑफ द स्टोरीज का, उस दोनों एक है और वो सब बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी एक रिलीजन होता है, जो सच बोलना चाहिए, सच करना चाहिए। जो बाइबल कुरान और गीता में है वो सिर्फ एक ही चीज़ मुझे स्टोरी लगती है और सिर्फ। मुंबई में बांद्रा पूर्व विधानसभा का उपचुनाव इस समय कांग्रेसी नेता नारायण राणे के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नारायण राणे का पूरा राजनीतिक करियर इस उपचुनाव में दांव पर लग गया है, या यूं कहें कि यह पूरा का पूरा शाख पर लग गया है। शिवसेना की यह परंपरागत सीट है। विधायक बाला सावंत के निधन के पश्चात उनकी पत्नी को शिवसेना ने इस उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार न उतारकर शिवसेना को अपना समर्थन देने का मन बनाया है, जबकि गत विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपने
अलग अलग तरीके से यह चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां महेश पारकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, तो वहीं शिवसेना ने प्रकाश बाला सावंत को अपना उम्मीदवार बनाया था। और आपको बता दें कि गत विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांटे की टक्कर देखी गई थी पूरे भारतवर्ष में, जहां मोदी नमो नमो का जाप चल रहा था, जहां मोदी फैक्टर देखने को मिला था, तो वहीं बांद्रा पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मोदी फैक्टर काम नहीं आया, क्योंकि इसी बांद्रा पूर्व विधानसभा चुनाव में स्थित है वह मातोश्री बंगला जिससे तय की जाती है शिवसेना की राजनीति। शिवसेना के जिस मातोश्री से निकलकर नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, तो आज विधि का विधान देखिए, नियति का खेल देखिए कि आज वही नारायण राणे बांद्रा पूर्व के विधानसभा उपचुनाव के बतौर कांग्रेसी उम्मीदवार हैं। और आज वो जिस मातोश्री बंगले ने उन्हें पाला पोषा और उनके राजनीतिक करियर को उज्जवल किया, आज वही नारायण राणे मानो शिवसेना के गले की फांस बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। तो इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके से बांद्रा पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। इस सीट पर हो रहा उपचुनाव कांग्रेस बनाम शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। नारायण राणे को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने शिवसेना के इस सीट को छीनने का प्रयास तेज कर दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है। राणे को जिताने के लिए कांग्रेसी नेता आपसी गुटबाजी छोड़कर एकजुट हो चुके हैं, तो शिवसेना के लिए अपनी सीट बचाए रखना अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार का मोर्चा खुद संभाल लिया है। और अब शिवसेना ने दिवंगत नेता प्रकाश बाला सावंत की पत्नी तृप्ति सावंत को चुनावी टिकट दिया है और उनके चुनाव प्रचार में खुद शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे चुनाव प्रचार में कूद पड़ी है। वहीं नारायण राणे के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के कई आला नेताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए नारायण राणे के पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील की है। लेकिन यह अग्नि परीक्षा होगी इस नारायण राणे के लिए, जो किसी जमाने में शिवसेना का एकमात्र शेर कहा जाता था। और अब देखने वाली बात यह होगी कि बांद्रा पूर्व में जहां मातोश्री बंगला स्थित है, उस किले को उद्ध्वस्त कर पाने में नारायण राणे कितने कामयाब हो पाते हैं। कोई होता है तो जनता होती है, वोटर होता है, और जब वोटर अपना पावर दिखाता है तो सबसे अहम सवाल ये होता है कि वोटर ने क्या चाहा है। और इस देश में गठबंधन की सरकार बनी है, यानी देश की जनता की जो बदलती हुई सोच है उसको लेकर कहीं न कहीं से एक नया रास्ता राजनीति का शुरू हुआ है, सरकारों का शुरू हुआ है। और जो सबसे अहम है कि यहाँ पर नारायण राणे के बारे में जनता क्या कह रही है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कोकण से है। मैडम, आप यहाँ बहुत सालों से हैं, नारायण राणे आए हैं, आप किस तरह से देखते हैं उनके आना यहाँ पे? क्या आपको लगता है कि वो आपके इलेक्शन के टाइम पे तो है ना सबको आते हैं, नारायण भी आएंगे, शंकर भी आएंगे और सबको ही आएंगे, किसी का आने जाने की मनाही नहीं है। ये बस्ती है ना, लावर्स बस्ती है, ये जिसके दिल में आता जो आता काम करता और निकल जाता, बाद में कोई पलट के देखता नहीं है इधर, क्योंकि उनको मालूम है हम देखे या नहीं देखे, 5 साल तो है हम, समझे, वोट लेके निकल जाते हैं। यहाँ किसको कितनी तकलीफ है, हम लोग को आके कितना 35 साल हो रहे, अभी तक बाथरूम में लाइट नहीं लगी है, समझे, इतनी तकलीफ है। घरों तक गटर का पानी आ जाता है, बारिश में इतने पानी में हम लोग बाथरूम में जाते हैं। नारायण राणे आएंगे तो आपको लगता है कि सब ठीक कर देंगे? हमको किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। अभी एक आया है राजा रायबर, उसको भी देखेंगे, और वो नारायण राणे आया है उसको भी देखेंगे, लेकिन हमारे दिल की मर्जी हम किसको वोट देंगे, समझे। जीत के तो ऐसे कोई भी जाता ही है, 100 में से 1 जीत के जाएंगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगा, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग के इधर के कुछ लोग ऐसे है ना कि हमारे एरिया की बर्बादी के लिए खड़े रहते, कोई आबाद करने के लिए नहीं खड़े रहता है। सबकी जेब जिसकी भर गई ना वो खलास। फिर बहुत अहम बात कर रही है यहाँ पर, जेब जिसकी भर गई उसकी सोच बदल गई। तो यह है जनता, जिसे लोकतंत्र में जनार्दन की उपमा दी गई है। और जनता
तब तब रूठती है जब जब उसकी बातों को नहीं सुना जाता। अब बांद्रा पूर्व में होने वाले इस विधानसभा उपचुनाव में किसकी होती है जीत और कौन करेगा पराजय का सामना, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को गोवा के फैब इंडिया शोरूम के ट्रायल रूम में एक खुफिया कैमरा पकड़ लिया। दरअसल इस वक्त केंद्रीय मंत्री अपने पति के साथ गोवा में छुट्टियां मनाने गई थी और इस दौरान वो फैब इंडिया शोरूम में शॉपिंग करने पहुंची, जहां ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा लगा हुआ था, जिस पर उनकी नजर पड़ी। उसके बाद उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने गोवा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक माइकल लोबो को इसकी जानकारी दी। लोबो की सूचना पर मौका वारदात पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर फौरन 4 ऐसे आरोपियों को हिरासत में लिया है जिन्होंने वहां कैमरा लगाने का काम किया था। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इस बारे में फैब इंडिया शोरूम के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी गोवा पुलिस पूछताछ करने के लिए बुलाएगी। आपको बता दें एक बड़ी खबर, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने गोवा पहुंची। इसी बीच फैब इंडिया शोरूम में जब शॉपिंग करने वो पहुंची तो फैब इंडिया शोरूम में स्थित चेंजिंग रूम में जब वो वहां गई और वहां पर उनकी नजर ट्रायल रूम में लगे एक कैमरे पर पड़ा, जिसके बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने मोबाइल के माध्यम से फोन पर वहां के स्थानीय विधायक माइकल लोबो को संपर्क किया। उसके बाद माइकल लोबो ने वहां के स्थानीय पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस के साथ माइकल लोबो वहां जा पहुंचे। उसके बाद शोरूम के मालिक और शोरूम में तमाम कर्मचारियों की पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी कोर्ट में आज पेशी होनी है। और इस मामले में आपको बता दें 16 दिसंबर गैंगरेप के बाद बने नए कानून में छिपे कैमरे से निजी तस्वीरें लेने को गंभीर अपराध माना गया है और इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील डीबी गोस्वामी की यदि माने तो इस आरोप में 3 साल तक कैद हो सकती है। दूसरी बार ऐसी हरकत करते पकड़े जाने पर जमानत भी नहीं होगी और 7 साल तक की सजा हो सकती है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल जो हार्ड डिस्क पुलिस ने जब्त की है, उस हार्ड डिस्क में कई चौंकाने वाले फुटेजेस दिखाई दिए, जिसमें महिलाओं के आधे शरीर के हिस्से को आसानी से देखने को मिला है और यह कोई पहली रिकॉर्डिंग उसमें नहीं थी। कई महिलाओं की तस्वीरें उसमें कैद की गई थी। अब साफ तौर पर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि चेंजिंग रूम में कैमरा लगाने के पीछे इस शोरूम के मालिक या उस 4 आरोपियों का मंसूबा क्या था। दिल्ली के लाला लाजपत नगर में स्थित एक शोरूम के ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा मिलने की बात सामने आ रही है। इस शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले शोरूम के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गोवा के फैब इंडिया शोरूम में खुफिया कैमरा पाए जाने को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और सनसनीखेज खबर का खुलासा दिल्ली के लाला लाजपत नगर के शोरूम से हुआ है। गोवा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा फैब इंडिया शोरूम में खुफिया कैमरा पकड़े जाने के बाद देश भर के शोरूमों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। लेकिन इसी कड़ी में दिल्ली के लाला लाजपत नगर में एक भव्य शोरूम के ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा लगे होने की खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद शिकायत करने के बाद लाला लाजपत नगर पुलिस ने कथित शोरूम मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच तेज कर दी है। जिसमें एक शोरूम है जिसमें कि लड़की को शक था कि जब उसने चेंज कर रही है तो कोई उसकी वीडियो फुटेज बनाने की कोशिश की है। इसी के दौरान हमने तुरंत रेड की और जो इसका एम्प्लॉय था एक उसको पकड़ा और बाद में चेक किया और उसी के दौरान हमने जो रेलेवेंट सेक्शन थे उसमें FIR दर्ज करके और उसको अरेस्ट कर लिया। अभी हम फोरेंसिक के पास भेजेंगे तो उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या इसमें जो टाइम टू टाइम हम जितने भी शोरूम मालिक हैं, जितने भी ऑनर्स हैं, इनको हम इशू करते रहते हैं और बताते भी रहते हैं। और अब हम रैंडमली कुछ इनसे चेक भी करेंगे
कि कोई ऐसी घटना आगे कभी ना हो। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से गोवा के फैब इंडिया शोरूम में स्मृति ईरानी पहुंची और वहां के ट्रायल रूम में उन्होंने अपनी आंखों से एक खुफिया कैमरा पाया, जिसके बाद उन्होंने शिकायत करके वहां पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। और इसी कड़ी में 24 घंटे नहीं बीते थे कि दिल्ली के लाला लाजपत नगर में स्थित एक शोरूम में खुफिया कैमरा पाया गया और शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर ट्रायल रूम से पुलिस ने खुफिया कैमरा बरामद कर लिया है और साथ साथ शोरूम के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। लाख कोशिशों के बावजूद भी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बावजूद इसके कानून भी बनाए जाते हैं, बावजूद इसके उन कानूनों को तोड़ने का रास्ता भी तैयार मिलता सामने आता है। जब गोवा के शोरूम की बात करें, इससे पहले जिस तरीके से गैंगरेप की वारदात लगातार दिनों दिन इसमें इजाफा देखने को मिल रहा था, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आपस में राय मशवरा कर इस पर एक नए कानून को अमली जामा पहनाया। लेकिन बावजूद इसके कि गैंगरेप की वारदातों में कोई खासा कमी देखने को नहीं मिली और अब सीसीटीवी कैमरा, खुफिया कैमरा ट्रायल रूम में लगाना कितना जायज है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरा लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन उन इलाकों में, उन प्रेमाइसेस में सीसीटीवी कैमरा लगाने का औचित्य आखिर क्या है, यह तो पुलिसिया जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन दुनिया के किसी कोने में आप रहें, लेमन न्यूज की खबरों को लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ लॉग ऑन करना होगा www.lemonnews.com। इसके अलावा कोई दर्शक लेमन न्यूज पर चलने वाले कार्यक्रमों को देखने के बाद यदि अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर के SMS बॉक्स में जाकर सबसे पहले आप टाइप करें लेमन न्यूज, उसके बाद स्पेस दें, अपना नाम, अपने शहर का नाम टाइप करें और भेज दें 56767 पर। अभी के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन में हाजिर होंगे कुछ नए ताजा अपडेट्स के साथ। बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी